नमस्कार। आज हम साम्यवाद के एक बदले हुए स्वरूप को कह सकते हैं, या उसी से थोड़ा बहुत मिलती जुलती एक विचारधारा, समाजवाद, जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। आज का जो कोटेशन था वो है, समाजवाद शब्द का एक ही अर्थ हो गया, पूंजीवाद के विरुद्ध अहिंसक तरीके से सत्ता संघर्ष। सत्ता प्राप्त करना इनका लक्ष्य है, पूंजीवाद का विरोध इनका मार्ग है, हिंसा से दूरी बनाना इनका आचरण है। ये एक विकृत परिभाषा है जो आजकल हो गई है। अगर हम देखेंगे अ, वास्तविक समाजवाद और जो आजकल समाजवादी, जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, जो समाजवाद चल रहा है नेहरू से लेकर अब तक का, तो उसमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो समाजवाद है वह केवल एक आर्थिक या राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक सभ्यता की चेतना है। वह एक ऐसा विचार है जो समाज को शासकों और शास्त्रों में नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि समान अधिकारों के साझेदारों में विभाजित करता है। यह केवल वर्ग संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि सत्ता और संसाधनों के जो न्याय संगत वितरण का दर्शन है। हालांकि इसको वर्ग संघर्ष का एक माध्यम बना लिया गया है, किंतु समय और स्वार्थों की आधि में इस शब्द को इतना विकृत कर दिया गया कि वह अपने जो मूल स्वरूप है उसको खो बैठा है। आज देखेंगे तो हर कोई व्यक्ति अपने को समाजवादी कहता है, लेकिन जब उनका आचरण आप देखेंगे तो वो जो मूल सिद्धांत है समाजवाद का, उससे बहुत भिन्न है। कहीं से भी समाजवादी नहीं लगते। पश्चिम ने जो है वो समाजवाद को आर्थिक विषमता के अंत तक सीमित कर दिया, जबकि भारत में इसका अर्थ समाज को निर्णयों का वास्तविक स्वामी बनाना था। समाजवाद का अभिप्राय केवल इतना नहीं है कि अमीर गरीब का भेद मिट जाए। ये तो एक अभी जो है जो नया समाजवाद है, विकृत समाजवाद कह सकते हैं, जिससे जो है वो इसका भेद लाता है। जबकि वास्तविक समाजवाद ये है कि निर्णयों का अंतिम अधिकार जो जनता है, जो समाज है, उसके हाथों में हो। जो जो निर्णय होते हैं, जिस निर्णयों से उनका जीवन जो है प्रभावित होता है, उन निर्णयों के प्रभाव में जीवन जीते हैं। राज्य जो है वो समाज का प्रबंधक हो सकता है, किंतु स्वामी नहीं हो सकता। समाज को न तो किसी सत्ता के सामने झुकना चाहिए और ना ही किसी विचारधारा का दास बनना चाहिए। हम एक त्रासदी ये कह सकते हैं, एक त्रासदी है कि समाजवाद को अक्सर संघर्ष, हिंसा और सत्ता हथियाने के साधन के रूप में देखा गया, जो विकृत समाजवाद है। सत्ता का विकेंद्रीकरण समाजवाद नहीं, सत्ता का केंद्रीकरण समाजवाद नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि ये सत्ता का केंद्रीकरण जो है वो अधिनायकवाद को जन्म देता है। जब वास्तविक समाजवाद को आप देखेंगे तो वो सत्ता को एक शिखर से हटाकर उसे समाज की जड़ों तक पहुंचाने का नाम है समाजवाद। ये समाज स्वयं अपनी नियति का स्वामी नहीं, तो फिर वह किस समाजवाद की बात कर रहा है? ये तो सोचनी बात है। आजकल जो समाजवाद समाजवाद का रट लगाते भाई हैं। ये कौन शुरू करेगा आज? बाबूजी, क्या आवाज नहीं जा रही है? मैं तो चालू कर दिया हूं, क्या आपके पास आवाज नहीं जा रही है? ब्रिजेश जी, आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज तो स्पष्ट आ रही है। ब्रजेश जी। जी बाबूजी, आवाज आ रही है। देखिए वहां आप पे जो कंट्रोल आपके कर रहा यहाँ से हो, लग रहा लेकिन है माइक में कोई इशू है। ये कुशल। आपके यहाँ माइक में कोई इशू है। नहीं आ रही क्या? क्या कुशल, आवाज किसी की जा रही है या नहीं?
ये पहुंच रही हो तो बताएं। Power on. Upload. क्या आप आवाज जा रही है कुशल जी? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ, तो मीटिंग चल रही थी, लग रहा है मुझे उधर से कोई प्रॉब्लम होगी। हम्म। अच्छा, ठीक चलिए, है। हम उस पर बात अपनी रख रहे हैं। तो क्या हम ये बात कर रहे थे कि जब जो समाज है वो स्वयं जब अपनी नियति का स्वामी नहीं होगा, तो फिर वह किस समाजवाद की बात कर रहा है? जो समाजवाद की रट लगाते हैं, उनका तो कोई ऐसा हस्तक्षेप है नहीं कि जिस निर्णय से हम प्रभावित होते हों वो निर्णय हम स्वयं करें। राज्य जब अपने अधिकार समाज को सौंपता है, तब समाजवाद का संपूर्ण रूप प्रकट होता है। एक हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि अभी राज्य के पास सारी पावर है। अगर जो नेता, जो सत्ता में बैठे हुए लोग समाजवाद की बात कर रहे हैं, वो जब तक जो उनके पास पावर है, वो वो पावर जो है, वो जो अधिकार है, वो समाज को नहीं सौंपते हैं, तब तक हम समाजवाद का जो संपूर्ण रूप है वो प्रकट नहीं होता है। लेकिन एक बात और है कि जब समाज अपने अधिकार राज्य को सौंप देता है, तब तब जो है समाजवाद एक छलावा होता है। तब इसको हम एक छलावा समाजवाद कह सकते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद सत्ता और निर्णय प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण का पक्षधर है, किंतु सत्ता संघर्ष की राजनीति ने इसे पूंजीवाद के विरोध तक सीमित कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हर बात पे पूंजीवाद के विरुद्ध समाजवाद की रट लगाते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि तमाम समाजवादियों का पूंजीवादियों से गठबंधन होता है। आज पूंजीवादियों से वो चंदा ले रहे हैं, ये आज सार्वजनिक है। तो क्या माना जाए कि क्या समाजवाद केवल सत्ता के लिए एक औजार है, या वह है कुछ उच्चतर जो समाजी व्यवस्था का मार्गदर्शक सिद्धांत है? ये तो सोचने वाली बात है। समाजवाद की आत्मा जो है वो केवल राजनीतिक क्रांतियों में नहीं बसती, बल्कि वह, कह सकते हैं हम कि समाज की प्रत्येक इकाई में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के गहरे बोध में विद्यमान होती है। इसका विस्तार केवल आर्थिक योजनाओं तक नहीं है, जैसा कि आज बना दिया गया है, विकृत बना दिया है कि जो पश्चिमी जो सभ्यता कहती है, जो समाजवाद का जो एक विकृत अर्थ वो बताती है, वो कहती है कि अ, आर्थिक जो है, जो केंद्रीकरण है, अकेंद्रीकरण है, अर्थ के केंद्र तक सीमित कर दिया है उसको पश्चिम की सभ्यता ने। और जबकि यह जो है एक सामाजिक चेतना तक इसकी बात होनी चाहिए, जो वास्तविक समाजवाद है। एक समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता वही होनी चाहिए जो किसी अन्य की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करे। यह न तो अराजकता है और न ही राज्य का निरंकुश नियंत्रण, बल्कि हम कह सकते हैं साथियों कि यह एक संतुलन है, जहां समाज अपने अधिकारों का संरक्षक स्वयं होता है। अपने देखेंगे आप नेहरू जी को, तो वो समाजवाद के पोषक थे, रूस के समाजवाद से कभी प्रभावित थे वो। किंतु यह विडंबना है कि वे उसके वास्तविक अर्थों को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर सके। जो एक भारतीय परिभाषा है समाजवाद की, उसको आत्मसात नहीं कर सके। उन्होंने समाजवाद को जो पश्चिम से उन्होंने लाया, आयातित किया, उस विचार को वो सत्ता की प्रशासनिक शैली में देखा। जबकि समाजवाद सत्ता की नहीं, बल्कि समाज की शैली है। समाजवाद का उद्देश्य अ, कह सकते हैं कि असंगठित जो नागरिक होते हैं को एक सशक्त सामाजिक ढांचे में संगठित करना है। किंतु यह केवल पूंजीवाद का विरोध करने तक सीमित नहीं रह सकता, रह गया। कह सकते हैं कि यह पूंजीवाद का विरोधी इसका मुख्य हथियार बन गया। यदि समाजवाद जो है साथियों वो किसी की विरोध की परिभाषा बनकर रह जाए, तो वह अपने आप में अधूरा है। गांधी जी को देखेंगे तो जो गांधी का समाजवाद, वो सत्ता के केंद्रीकरण से मुक्त था। वह ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। जो संघ विचारधारा है,
वो इस समाजवाद को, जब उस पर बात होती है तो इसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़कर देती है, किंतु समाजवाद को किसी विचारधारा की सीमा में बांधना उसके साथ अन्याय होगा। समाजवाद का अंतिम ध्येय यही है कि समाज स्वयं अपनी शक्ति, स्वतंत्रता और अधिकारों का स्वामी बने। राज्य केवल एक प्रबंधक हो, न कि नियंता। निर्णय का अंतिम अधिकार उन्हीं के पास हो जिन पर, मैं फिर कह रहा हूं कि निर्णय का अंतिम अधिकार उन्हीं के पास हो जिन पर वे निर्णय प्रभाव डालते हैं। यही वास्तविक समाजवाद है। एक ऐसा समाज जो अपनी नियति का स्वामी, स्वयं स्वामी हो, जहां कोई शासक ना हो, कोई शासित ना हो, बल्कि केवल समान अधिकारों की चेतना हो। इसी बात को कह के अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। अब आप सब अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। और बताइए कोई। अ, तिवारी जी, मैं गांधी जी के समाजवाद को, लोहिया जी के समाजवाद को अलग अलग देखता हूँ, या फिर जो जयप्रकाश नारायण जी का जो समाजवाद है वो जी। लोहिया के समाजवाद से अलग दिखता है। और अगर हम स्वराज्य की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब स्वराज्य होगा, सुराज्य या सुराज्य नहीं होगा, कुराज्य नहीं होगा, कुव्यवस्था सुव्यवस्था नहीं होगी, स्वव्यवस्था होगी। तो स्वराज्य में कहीं ना कहीं स्वव्यवस्था तो है। और समाजवाद को हम एक तरह से स्वराज्य भी मान सकते हैं, क्योंकि ये तीन चीजें ही विकेंद्रित होती हैं: अर्थ, अधिकार और शक्ति। इन तीनों की अकेंद्रित व्यवस्था जो है वास्तव में वो समाजवाद है। मैं समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, इन तीनों में जब अंतर करना होता है तो एक फॉर्मूले को, एक सिद्धांत को हम मानकर चलते हैं। जो भी व्यक्ति अ, निजीकरण का विरोध करे और सामाजिकरण की बात ना करे, सरकारीकरण का पक्षधर हो, वहां हम उसे साम्यवादी मानकर चल सकते हैं। कोई व्यक्ति सरकारीकरण का विरोध करे किंतु सामाजिकरण का पक्ष न ले, तो हम पूंजीवादी मानकर चल सकते हैं। और कोई व्यक्ति जो है सरकारीकरण और निजीकरण दोनों का विरोध करता हो, तो उसे हम मान सकते हैं कि वह सामाजिकरण का पक्षधर है। वर्तमान में जितने भी समाजवादी हैं, जिन्होंने समाजवाद के नाम से पार्टियां भी बना रखी हैं, कई राजनीतिक दल बने हुए हैं, उनके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्होंने इस नाम का बड़ा दुरुपयोग किया है। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि समाजवाद एक ऐसा शब्द है जिसका खुलकर कोई विरोध नहीं कर सकता किसी मंच पर। कोई ये नहीं कह सकता कि हम समाजवाद का विरोध करते हैं, भले ही वह समाजवाद का अर्थ जानता हो या न जानता हो। वर्तमान में सभी राजनीतिक पार्टियां जो सीधे सीधे कहती हैं हम सरकारीकरण के पक्षधर हैं, अर्थात वह अर्थ, अधिकार और शक्ति तीनों की केंद्रित कृत व्यवस्था चाहती हैं, तो उन्हें हम समाजवादी न कह करके साम्यवादी ही कहेंगे। ये तीनों में अंतर करने का अगर हम लोग फॉर्मूला समझते हैं या हम लोगों को समझा पाते हैं, तब हम लोगों को जो है वह समाजवादी और साम्यवादी के मध्य जो अंतर है वो समझा पाएंगे। क्योंकि समाज में बड़ा संकट तो यह है कि लोग तीसरी जो वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर विचार ही नहीं करते हैं। अधिकांशतः लोग या तो निजीकरण पर फंसे हुए हैं या तो सरकारीकरण पर, तीसरे विकल्प पर विचार नहीं करते हैं। तो जो हम कहते हैं लोक स्वराज्य कहते हैं, मैं तो देखता हूं कि वास्तव में लोक स्वराज्य जब आएगा तो समाजवाद अपने आप आ जाएगा। लोकतंत्र आएगा तो पूंजीवाद आ जाएगा, और साम्यवाद आ जाएगी तो एक तरह से तानाशाही हो गई। तो ये तीनों व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि अधिकारों के विकेंद्रीकरण की जब हम बात करते हैं तो अधिकार इतने विकेंद्रित हो जाते हैं कि हर एक इकाई को जो है अपना आंतरिक संविधान बनाने का छूट जो है प्राप्त हो जाती है। जैसे हम गांधी के ग्राम स्वराज्य की बात कर लें, हम लोग तो खैर परिवार स्वराज्य की बात कर रहे हैं या परिवारों को संवैधानिक अधिकार देने की बात कर रहे हैं। तो समाजवाद का अर्थ यही निकलता है कि छोटी से छोटी इकाई को भी अपनी नीतियां बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आर्थिक असमानता जो है या जो फिर हम कहें इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हैं,
वो काफी हद तक जो है उससे कम हो जाते हैं। तो जितने भी वर्तमान में समाजवादी दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई समाजवादी नहीं है, सबके सब धूर्त हैं और साम्यवादी हैं। एक सिद्धांत या एक फॉर्मूले के आधार पर अगर हम लोगों को समझा पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था काम कर जाएगी। लेकिन पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो भी कभी ये नहीं चाहती कि समाजवाद आए, क्योंकि समाजवाद आएगा तो उनकी आर्थिक जो नीति है जिसके आधार पर वह समाज को गुलाम बनाते हैं, या फिर ये कहे कि शोषण करते हैं, उसमें समस्या आएगी। या फिर जो साम्यवादी हैं, साम्यवादी भी ये नहीं चाहेंगे। तो दोनों मिल करके जो है वह समाजवाद का विरोध करते हैं, भले ही आपस में दोनों टकराएं। तो मुझे लगता है कि समाजवाद वास्तव में लोक स्वराज्य की एक नींव है। वैसे तो लोक स्वराज्य में और कई सारे घटक हैं। हम ये देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है या जुडिशरी बॉडी है, वो तीनों भी डिसेंट्रलाइज हो जाती हैं। छोटी छोटी इकाइयों में अधिकार बढ़ जाते हैं, बहुत सारे अधिकार समाज के पास आ जाते हैं। समाजीकरण में कम से कम ये तो है कि अपने आंतरिक मामले बहुत सारे छोटे मोटे मामले हैं, या फिर हम देखते हैं जो अनैतिक कार्य हैं जो राज्य के विषय नहीं है, वह भी समाज के पास आ जाते हैं और समाज उनको सुलझा लेता है। समाजवाद में हम देखते हैं कि लोगों की जो सामाजिक समझ है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होती है, क्योंकि वो क्रियान्वित होते हैं। पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था में आपका कोई महत्व ही नहीं, आप क्रियान्वित नहीं है। तो जैसे आप क्रियान्वित नहीं होंगे, आपकी क्षमता भी घट जाएगी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी व्यवस्था जो है वह व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का भी विकास करती है, उसे तंत्र की समझ, व्यवस्था की समझ को बढ़ाती है। और कैसे जो है वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागिता हो, या फिर हम सहभागी लोकतंत्र की तरफ बढ़े, ये समाजवाद का लाभ है कि इसकी तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। जी धन्यवाद। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आपने कहा, क्योंकि चलिए, और कोई कुछ बताइए। बिना समय लिए आप लोग अपनी बात रखेंगे, समय की दिक्कत होगी। बहादुर सिंह जी तो समाजवादी रहे हैं हमेशा। मैं भी बाबूजी। सहमत रहा हूँ विचारों से। लोहिया जी के साथ झोपड़ी छाप में चुनाव लड़ा था, और विचारों से मैं सोशलिस्ट ही रहा करीब करीब। चलिए, बताइए कोई। बाबूजी, यदि कोई नहीं बोल रहा है तो मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। हाँ, जोड़ दीजिए ना, आप एक या चार जोड़ दीजिए। हाँ, मैं जो लोहिया की बात कर रहा था, मुझे मतलब स्पष्ट नहीं है, मैं एक तरह से प्रश्न भी पूछ रहा हूँ कि लोहिया के समाजवाद में क्या अर्थ को केंद्रीकृत रखा गया है, और अधिकार और शक्ति, इन दोनों के विकेंद्रीकरण की बात है। जबकि गांधी और जयप्रकाश नारायण के जो हम बात करते हैं समाजवादी व्यवस्था, उसमें तीनों केंद्रित हैं। और लोहिया के समाजवाद में सिर्फ दो का केंद्रीकरण है, एक केंद्रीकृत व्यवस्था है। क्या ऐसा ही कुछ है? हाँ, ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं। लोहिया जी जो थे वो दाम बांधों के पक्ष में थे। लोहिया जी वेतन में असमानता नहीं चाहते थे। सरकार का लोहिया जी बहुत दखल पसंद करते थे आर्थिक मामलों में, और राजनीतिक मामलों में वो ग्राम स्वराज्य के पक्षधर थे। बाबूजी, इस पे मेरा कुछ मानना है कि जो लोहिया का जो समाजवाद था, हाँ, वो चौखंबा राज जो है, जिसे ग्राम जिला प्रांत और केंद्र जो है, हाँ, ठीक है। इसके विकेंद्रीकरण पे आधारित था। वे जो है मार्क्सवाद, गांधीवाद और भारतीय परंपराओं का मिश्रण करके समाजवाद का एक स्वदेशी मॉडल बनाना चाहते थे। जबकि जो जेपी थे, उनका समाजवाद जो है अधिक नैतिक और आदर्शवादी था। तो जो गांधी का जो ग्राम स्वराज है,
वो जो भी, और उनकी जो विकेंद्रीकरण की भावना थी उससे प्रेरित था। ठीक है, चलिए और बताइए कोई। हेलो। हाँ बताइए श्रीकांत जी। देखिए, सब ऐसे जिसे बोल रहे हो ऐसे कुछ नहीं है। लोहिया जी का जो समाजवाद है ना, वो भारत का समाजवाद है, भारतीय समाजवाद है। और जो जयप्रकाश नारायण का समाजवाद है, उस पर लेफ्टिज्म हावी है, मार्क्स हावी है। मतलब वो उनका समाजवाद मार्क्स के पास जाता है। ये ऐसा ही समाजवाद नेहरू का है, जो मार्क्स तक जाता है। लोहिया जी गांधी जी के अधिक नजदीक थे, मतलब समाजवाद को लेकर के। और आप लोग एक बात को तो बोल ही नहीं रहे हैं इसमें। सबसे स्कूल ऑफ सोशलिज्म आचार्य नरेंद्र देव चलाते थे, जिसमें लोहिया भी भाषण देने आते थे, उसमें गांधी जी भी भाषण देने दो दो बार आए थे। और उसमें जयप्रकाश नारायण भी भाषण, विनोबा भावे भी उस स्कूल में भाषण देने, मतलब वो ऐसा प्रोफेसर समझिए आप लोग, विजिटर प्रोफेसर की तरह होता था वहाँ। समाजवाद पर सेमिनार होता था, समाज सर्टिफिकेट कोर्स चलता था, 1.5 महीना 2-2 महीना का। पहले समाजवाद वाले वाले अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दिया करते थे। कम्युनिस्टों में आज भी है, चाहे संघ में आज भी है, अपने कार्यकर्ता को वो लोग ट्रेनिंग देता है। ये सोशलिज्म में भी था। तो सोशलिज्म का सबसे बड़ा पुरोधा है आचार्य नरेंद्र देव। उन्होंने सोशलिज्म का समन्वय कराया। जो और लोहिया जी का समाजवाद क्या है? लोहिया जी राम जी को, कृष्ण जी को, शिव जी को, इस सब पर बजाबता लिखे हैं। बताए हैं कि ये दाम बांधो वाला आप जो बोल रहे थे कि इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए, कि वेतन विसंगति में अधिक से अधिक, लोहिया जी कहते हैं कि 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। अब फिर कहते थे कि किसानों को, उस समय मुनि जी को ये सब ज्ञात होगा, आप लोग तो नई पीढ़ी वाले लोग हैं। किसानों का जो फसल उगाने के लिए जो जो मटेरियल आता था, वो अंग्रेजी में आता था दिल्ली से। तो बताइए ना, वो रामानुजगंज का किसान को अंग्रेजी बुझाएगा? तो फौजी जो है, वो फौजी को ये अंग्रेजी जो लाद करके यहाँ के लोगों को जो करते थे, लोग तंग करते थे। भाषा को लेकर के भी लोहिया जी ने समाजवाद से भाषा को भी जोड़ा। महात्मा जी भी कहते थे कि लोगों की भाषा को वहाँ का आधिकारिक भाषा, सत्ता का भाषा बनाया। तो ये सब महात्मा जी के वो अधिक नजदीक है लोहिया जी। और जयप्रकाश जी थोड़ा सा अधिक सेंटिमेंटल आदमी थे। ठीक मार्क्स से थोड़ा सा अधिक अच्छा आदमी थे। मार्क्स तो दिन भर सिगरेट पियो, कुछ कुछ पढ़ते रहो, अपन खाने को चिंता नहीं। अपनी बीवी को मार दिया, अपनी बेटी को मार दिया, बीमारी में ही वो भी अपने मर गया। तो लोहिया जी उस समय लेनिन को विश्व परिदृश्य से भी आपको देखना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार था, लेनिन का राज आ गया था 17 में वहाँ रूस में। लेनिन ने ही मार्क्स को भी स्थापित किया, नहीं तो मार्क्स को कोई पूछता नहीं। लोग कहता है कि द कैपिटल का जितना इनकम हुआ, उससे तो अधिक मार्क्स ने उसका सिगरेट पी लिया। मतलब ये सब है। गोरबाचोव इस पर बोलते हुए तू क्या कहलाता है कि कम्युनिस्टिक मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पर बोलते हुए गोरबाचोव एक बार बोला था कि 1991-90 की बात है ये, कि सब कम्युनिस्ट जुटता है और कहता है कि पेज नंबर 46 पर मार्क्स ने रसगुल्ला बनाने का विधि बताया है। कौन पेज नंबर 46 नहीं पढ़ा? सब हाँ हाँ करेगा कि मार्क्स ने लिखा। इतनी मोटी पुस्तक है। तो
यही सब बात है। सोशलिज्म को, लोहिया जी को सबसे अधिक सोशलिज्म के लिए वो रिवार्ड देना चाहिए। सबसे अधिक साफ साफ अगुवाई जो है वही सोशलिज्म को लेकर के लोहिया जी में है। ठीक है। ये तो विनोबा जी के साथ है। जब आकाश नारायण तो कंफ्यूज होकर के भाग गए, 57 में फिर हारे ना। 52 में तो रुक गए, लेकिन 57 में जब फिर हार गए तो विनोबा जी के पीछे कमंडल उनका लेकर के विनोबा जी का, तो वो क्या उनका कहना है, उनका अलग दुनिया था अपना। फिर लोहिया जी के मरने के बाद जयप्रकाश नारायण पर्दे के बाहर आए और फिर उन्होंने संपूर्ण क्रांति, बिहार आंदोलन, उसको जो नाम दीजिए आप, किए। तो ये सोशलिज्म के लिए सबसे अधिक माइलस्टोन लोहिया है, आचार्य नरेंद्र देव है। दो पर्सनालिटी है। ठीक है, और बताइए। आज तो राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। बाबा नमस्कार। नमस्कार भाई, बताइए। बाबा, समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर चाइना विश्व गुरु बन रहा। शायद ताती भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ताती भी बोल लें, क्योंकि ताती जी कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, तब मैं बोलूंगा। नहीं नहीं, पवन जय जी आप बोलिए। मैं अभी जस्ट मैंने शुरुआत ही किया है। हमारे यहाँ पर कुछ साथी लोग आए हुए थे और वो अभी तक रुके हुए हैं। तो मैं भीड़ भाड़ में हूँ, सब काम हो रहा है, कुछ बातचीत हो रही है। आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ। जी धन्यवाद। जी बाबा। हाँ, बताइए। तो समाजवाद की अवधारणा से प्रेरित होकर चाइना विश्व गुरु बन रहा है। हम स्वघोषित विश्व गुरु अपने आप में चिल्ला रहे हैं और समाजवाद को गाए बेगाए गाली दे रहे हैं। पूंजीवाद की अवधारणा से अमेरिका पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, हम पूंजीवाद को बैठ के गाली दे रहे हैं। तो अवधारणाओं को कोसने से अच्छा है कि अवधारणाओं को समझा जाए, समाजवाद को समझा जाए, पूंजीवाद को समझा जाए। महापुरुषों को गाली देने के लिए गांधी को गाली दे दीजिए, अंबेडकर को गाली दीजिए, समाजवादियों को धूर्त कहिए, किसी कुछ भी कह लीजिए, उसकी कोई कीमत वैल्यू छोड़िए, उसके लिए कोई रोकने नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आपको कुछ करना है अपने देश के लिए, समाज के लिए, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि दुनिया में आज ऐसी रोडें बन गई हैं जहां ड्राइवरलेस गाड़ियां चल रही हैं। हमारे देश में भी ऐसी रोड बने, प्रयास उसके लिए करना चाहिए। हमारे देश में रक्षा के लिए जो चीजें खरीद के आ रही हैं वो बनने लगे, प्रयास उस पे करना चाहिए। हमारे देश मेडिकल के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ रहा है और भी आगे बढ़े। बिजली के क्षेत्र में स्वावलंबी हो जाए, ऊर्जा पे अधिकार हो जाए उसका, खूब ऊर्जा मिले, लोग खूब डेवलप करें, अपनी तरक्की की बात करें लोग, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो विचार हैं समाजवाद या पूंजीवाद, इनको पढ़ के आगे बढ़ा जा सकता है, अपनी तरक्की को किया जा सकता है। जरूरत उसी चीज की है। और हमारे देश के अधिकतर लोग हमेशा जो है सरकार बनाने और बिगाड़ने में लगे रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे लिए सड़कें कैसे बनेंगी, हमारे लिए अस्पताल कैसे बनेंगे, हमारे लिए विद्यालय कैसे हों। ज्यादा जोर उस तरफ नहीं रहता है। पूरा 5 साल हमेशा इसी में लगे रहते हैं लोग कि सरकार किसकी बने, उसकी सरकार अच्छी है। कुछ लोग गौरव गाथा गाते रहते हैं, कुछ लोग अंदर विरोध करते रहते हैं। हर आदमी कोई समाजवादी बन जाता है, कोई पूंजीवादी बन जाता है, कोई भाजपाई बन जाता है, कोई कांग्रेसी बन जाता है, और खुद भी बन जाता है, दूसरे को भी जबरदस्ती कहता है कि तुम समाजवादी हो, तुम भाजपाई हो, तुम कांग्रेसी हो। इंसान को इंसान बने रहने में बड़ी आपत्ति है।
अपनी सुविधाओं को लेकर चर्चा करना, उस पर जागरूक होना और जागरूक करना, यह आज के लिए बहुत ही जरूरी बात है, जिसको हमेशा करते रहना चाहिए। धन्यवाद। और बताइए, जी बताइए। सभी साथियों के लिए नमस्ते। समाजवाद विषय बहुत अच्छा है। आजादी के बाद भारत में मतलब कुछ बुद्धिजीवी ऐसे नेता थे हमारे देश में, जैसे बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया जी और गांधी जी। ये मतलब समाजवाद की ही स्थापना की तरह कि मतलब भारत की सत्ता समाज में हो। और मतलब जब राम मनोहर लोहिया थे, उस समय मुलायम सिंह यादव के भी उनसे अच्छे संपर्क थे। तो उन्होंने मतलब अपनी पार्टी का ही नाम समाजवादी पार्टी रख दिया। तो मुलायम सिंह की भी अभिलाषा थी कि मतलब ये समाज के हाथों में शासन सत्ता होगी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन उनके लड़के ने तो ठीक मतलब उल्टे काम करे और उल्टे ही उनकी नीति चल रही है, इसलिए वो असफल हो गए। तो इस तरह से समाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज भी समाजवादी चलिए, और कोई बताइए कुछ। मदन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। के नेता चलिए, और बताइए कोई। कुछ मोहन बाबू, राकेश जी। किसी को नहीं बोलना है कुछ। बाबा कुछ और चर्चा को आगे बढ़ाइए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चलिए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा, अच्छा, चलिए, हम बताइए। लेकिन मेरी आवाज नहीं पहुंच रही लगता है। नहीं नहीं, पहुंच रही है आपकी आवाज, बोलिए बोलिए भाई साहब। आ रही भैया, आ रही। नमस्ते मुन्नी, नमस्ते। नमस्ते भाई। हाँ भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गांधी जी ने किया, हस्त निर्मित हस्त बहादुर सिंह जी निर्मित आप बोलिए। वस्तुओं का, आप हाँ, हस्त निर्मित वस्तुओं का बाजार बनाया। महात्मा गांधी ने खादी आंदोलन चला करके वो कदम, ठोस कदम शायद था समाजवाद की आपके पास जो ओर। है नेटवर्क नहीं है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे को तो आवाज क्लियर आ रही है। तो अभी भी ये बोल मेरी रहे हैं तो आवाज आ रही क्लियर है आ आवाज रही क्या है आपको? ना? हाँ, अभी हाँ, तो आ आवाज रही है। आ रही है बिपिन जी, आवाज आ रही।
ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं आ हाँ, रही, तो ठीक मैं है। अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जो जो मशीनीकरण बढ़ेगा, हम समाजवाद से दूर जाएंगे, और जो जो बड़े उद्योग बढ़ेंगे, हम पूंजीवाद की ओर जाएंगे। लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग और हस्त निर्मित वस्तुओं का बाजार बनाना हम जाता है। तो इतना ही समझ में आया है। गांधी का समाजवाद मेरी समझ में खूब आया, और लोहिया जी को मैंने ज्यादा प्रशंसा तो सुनी कि लोहिया जी समाजवाद के पक्के समर्थक थे, लेकिन प्रैक्टिकल जो देखा वो था। यदि एक बात मुझसे कोई पूछता है कि गांधी जी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए उन्होंने प्रशंसा करते हो, तो मैं कहूँगा खादी आंदोलन। उन्होंने आम आदमी को खादी आंदोलन में शामिल किया, और जो बड़े कारखानों में मशीनों द्वारा बना हुआ कपड़ा लंकाशायर और मैनचेस्टर से भारत में आता था, उसका मार्केट खराब कर दिया कि उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। जो हमारे ऊपर शासन करेगा और जबरन शासन करेगा, हम उसी को लाभ क्यों पहुंचाएंगे? तो सबसे पहले उसका गांधी जी ने सफलता से किया, और शायद वो स्वयं भी नहीं जानते होंगे कि खादी आंदोलन इतना ऊंचा चलेगा, इतना बढ़ेगा, जो मैनचेस्टर और लंकाशायर के अंग्रेजों के कारखानों को बंद कर देगा। आज भी यदि कोई आंदोलन इस तरह का चलाया जाए जिसमें हस्त निर्मित वस्तुओं को, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, तो वो रास्ता समाजवाद की ओर जाता है। और यदि मशीनीकरण को ज्यादा प्रोत्साहित, तो वो मार्ग पूंजीवाद की ओर जाता है, ऐसा मुझे लगता है। लगता है नेटवर्क चला गया है माँ साहब का। हाँ, मैंने बंद कर दिया बात करना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे जो कहना था वो इतना ही था। धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य सुनील देव जी काफी दिनों से चुप हैं। सुनील देव जी कहीं प्रवचन में होंगे। अच्छा अच्छा। वो अभी हाँ जब अभी यात्रा में है उधर। हाँ खर्चा वर्चा में है तो चर्चा में कहाँ रहेंगे। हाँ, तो वो इलाहाबाद के आसपास में कहीं है जैसे। आपके ही जिले वाह में है वाह। भाई साहब, आपके जिले में है। ओहो ओहो ओहो। नहीं नहीं नहीं, खर्चा बड़ी चीज है भैया, चर्चा तो बाद में भी हो जाएगी। ठीक है, और कोई किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। चलिए, कुछ अगर नीता जी को कोई बात कहनी हो। नीता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं बोल पा रही है। नहीं, अगर आपको कोई बात कहनी हो तो अभी तो आवाज आ रही है।
हाँ, आवाज तो आपकी तो आ रही है, अब मेरी दर्शन जा। हाँ, एक दो दो मिनट के बाद आपका आवाज बंद हो जाता है हमेशा। नहीं आ रही है आवाज आवाज कटती है इधर से। आपके यहाँ? चलिए। कोई इंटरनेट की गड़बड़ है? जी जी। और कोई कुछ कहना है किसी को? आप अपनी अपने अपना म्यूट करिए जो है मोहन जी, क्या था, सॉरी, मदन जी। हाँ, अब आ रही है। देखिए, मेरे हिसाब से मैंने जयप्रकाश जी की एक पतली सी पुस्तक पढ़ी थी, और वो किताब लिखी गई है 1955-54 में। तो 54 में जो जयप्रकाश जी ने जो लोक स्वराज्य को परिभाषित किया है, एकदम मैं ये समझता हूं कि उतनी अच्छी तरीके से हो सकता है गांधी जी भी कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि गांधी जी तो स्वतंत्रता के साथ साथ ही मर गए थे। लेकिन जयप्रकाश जी ने वो तो देखा जो है। किताब लिखी, लोक स्वराज्य, वो किताब है बहुत पतली, लेकिन बहुत उपयुक्त किताब है वो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जयप्रकाश जी लोक स्वराज्य को बहुत अच्छी तरह समझते थे, भले ही बाद में समझे। ये बात मैं सहमत हूँ श्रीकांत जी से कि जयप्रकाश जी ज्यादा आचार्य नरेंद्र देव के साथी थे, कम्युनिस्टी विचारों के थे। बाद में धीरे धीरे उनके विचारों में बदलाव आया है, और मैं 54 वाली पुस्तक पढ़ करके प्रभावित रहा उनसे। तो जयप्रकाश जी से मेरा वास्तविक संबंध तो ये 74-75 के साथ ही शुरू हुआ, आंदोलन के साथ। उसके पहले मैं जानता नहीं था जयप्रकाश जी को, क्या उनके सिद्धांत है क्या। लेकिन किताब में उनकी पढ़ा हूँ 92 में, और 54 की छपी हुई है वो किताब। ये मैं आपको एक बात बता दिया। फिर लोक स्वराज्य को बहुत अच्छी तरह समझते थे, विनोबा जी नहीं समझते थे उतना जितना ठाकुरदास बंद समझते थे। ठाकुरदास बंद से भी मेरा परिचय 92 में हुआ है, और उन्हीं के परिचय के बाद में ये जयप्रकाश जी की किताब पढ़ा हो, नहीं तो पढ़ भी नहीं पाता। तो बंद साहब भी लोक स्वराज्य को बहुत अच्छी तरह समझते थे। जब जयप्रकाश जी का आंदोलन फेल हो गया, तो बंद साहब और सिद्धराज ढड्ढा ने मिलकर फिर से एक शुरुआत करनी चाहिए थी। वो आप मेरी एक लेख होगा या पुस्तक होगी लोक स्वराज्य पर, लोक स्वराज्य के भटकते कदम, ये एक लेख है। वो लिखा हुआ 30-35 साल पहले का है। अगर वो लेख भी आप पढ़ लेंगे तो आपको उसमें लोक स्वराज्य का कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, वो आपको उसमें स्पष्ट हो जाएगा। लोक स्वराज्य के भटकते कदम, ये मेरा एक लेख है। ये तो मैंने आपको
एक संक्षेप में ये बता दिया। वैसे ब्रजेश जी ने जो कहा है करीब करीब बात वही है। देखिए, जो लोहिया जी थे, लोहिया जी और गांधी जी में एक ही फर्क था कि गांधी जी आर्थिक और राजनैतिक ये सारी शक्ति गांव को देना चाहते थे। लेकिन आपको ये मैं साफ कर दूं कि वो यह शक्ति गांव को नहीं देना चाहते थे, बल्कि व्यक्तियों को देना चाहते थे। आपको कोई भी सर्वोदय कहेगा कि गांव को देना चाहते थे, ऐसा नहीं है। नाम था गांव, लेकिन गांधी जी ने एक शर्त लगाई थी कि गांव में जो भी कार्य होगा वह सर्वसम्मति से होगा, बहुमत से नहीं होगा। इसका मतलब कि गांधी जी पूरी तरह एक पूरा व्यक्ति स्वातंत्र चाहते थे, समाज को अरे पूरी तरह स्वतंत्रता चाहते थे, गांव का भी अधिकार नहीं चाहते थे। ग्राम पंचायतों को सशक्त गांधी जी नहीं करना चाहते थे, ग्राम सभा को सशक्त करना चाहते थे। और यही कारण है कि जब 90-92 में जो राजीव गांधी के समय में जो एक्ट बना, उस एक्ट को बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका ठाकुरदास भंग वगैरह की रही है, प्रत्यक्ष भूमिका, अप्रत्यक्ष नहीं। ये सरकारी कमेटी के मेंबर थे और इन लोगों के सुझाव पर ही वो पूरा ड्राफ्ट बना था। ये मैं आपको मोटी मोटी बात बताया कि गांधी जी ये पूरी तरह सामाजिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। लोहिया जी थोड़ा सा बीच में थे गांधी जी से और बाकी लोगों से, और नेहरू जी तो समाजवाद के नाम पर साम्यवादी थे। नेहरू जी में कहीं भी समाजवाद शब्द भले उन्होंने जो भी कहा, नेहरू जी आचार्य नरेंद्र देव के साथ बैठकर योजना बनाते थे। भाई उस समय बैठते तो सभी साथ में थे। आज भी अगर हम लोग हैं तो हम लोग तो सबके साथ बैठते हैं। हम लोग गांधीवादियों के साथ भी बैठते हैं। अभी जो बनारस में प्रोग्राम हुआ था तो गांधीवादियों की तरफ से हुआ था, हम लोग गए थे। अभी अभी वहां भी हुआ था कानपुर में, तो नरेंद्र जी वगैरह तो गए थे उसमें, मैं भी आमंत्रित था, गया नहीं था। तो हम लोग गांधीवादियों के साथ भी बैठते हैं, हम लोग संघ वालों के साथ भी बैठते हैं, सबके साथ चर्चा होती है। तो चर्चा उसी तरह उस समय गांधी, जयप्रकाश, नेहरू, नरेंद्र देव सब बैठकर चर्चा करते थे। नरेंद्र देव और लोहिया में पटती नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र देव थे कम्युनिस्ट, लोहिया थे सोशलिस्ट। पटती थी नरेंद्र देव और नेहरू में। ये मैंने थोड़ा सा ऐतिहासिक घटनाक्रम आपको बता दिया। अब वर्तमान समय में जो पवनजय जी ने बताया कि वर्तमान समय में तो दो ही धारा चल रही है, एक लोकतंत्र पूंजीवाद मिलाकर और एक साम्यवाद तानाशाही मिलाकर, ये दो धाराएं चल रही है। लोकतंत्र और पूंजीवाद की जो धारा है यह बहुत धीरे 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 मजबूत हो रही है। लेकिन
मेरी परिभाषा के अनुसार लोकतंत्र का परिणाम होता है अराजकता, और तानाशाही का परिणाम होता है कुव्यवस्था या सुव्यवस्था। तानाशाह पर निर्भर करता है कि कुव्यवस्था होगी कि सुव्यवस्था होगी, लेकिन लोकतंत्र का परिणाम हमेशा अव्यवस्था ही होगी। वहां लोकतंत्र में सुव्यवस्था भी नहीं हो सकती है, कुव्यवस्था भी नहीं हो सकती है, अव्यवस्था हो सकती है। और यही कारण है कि जब अव्यवस्था होती है लोकतंत्र में, तब उसके बाद अल्पकाल के लिए तानाशाही आ जाती है। फिर तानाशाही में कुछ और सुधार उधार होकर के फिर से लोकतंत्र आ जाता है। ये लोकतंत्र और तानाशाही दोनों के बीच में सब चलता रहता है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब बहुत मजबूत लोकतंत्र आया, मतलब मनमोहन सिंह शुद्ध लोकतांत्रिक थे। भारत में मनमोहन सिंह से के सरीखा लोकतांत्रिक कोई हुआ नहीं है, और उसका परिणाम हुआ कि सबसे ज्यादा अव्यवस्था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई। और इसीलिए धीरे 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 नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, जो तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में चला रहा है। चलिए, ये विषय तो थोड़ा सा अलग हो गया। मैं आपको एक बात ये बताऊं कि अर्थव्यवस्था ये 3 प्रकार की दुनिया में भी पाई जा रही है। एक अर्थव्यवस्था है मार्क्स की, एक अर्थव्यवस्था है पूंजीवादियों की, एक अर्थव्यवस्था है गांधी की। और तीनों अर्थव्यवस्थाओं में शुद्ध इसका ही माने मशीनों का ही खेल है तीनों में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि मशीनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए और उसका लाभ देश को हो। पूंजीपतियों को अगर लाभ होगा तो रिसन के सिद्धांत के अनुसार आखिर वो पूंजी धीरे धीरे अपने पास नीचे अपने आप नीचे चली जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो पूंजी बनने तो दीजिए, ये कहता है पूंजीवाद कि जब मशीनों से संपत्ति बनेगी, बहुत ज्यादा उत्पादन होगा, निर्यात होगा, संपत्ति बनेगी, तो देश में संपत्ति बढ़ेगी तो नीचे चली जाएगी। मार्क्स ने कहा कि नहीं, ये अन्याय है पूरी तरह से। मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और मशीनों से जो लाभ होता है वो श्रमिकों के बीच में बांटा जाए, ये मार्क्स का सिद्धांत है। गांधी ने कहा कि नहीं, मार्क्स ने जो कहा है वो थ्योरी में कह दिया, उसका कुछ परिणाम नहीं होगा, क्योंकि सारी संपत्ति तो सरकार के पास रह जाएगी, जैसा कि हो रहा। तो मार्क्सवाद का मशीनों के संबंध में जो सिद्धांत दिखा दुनिया में, उससे गांधी जी ने सबक लिया और गांधी जी ने कहा कि नहीं, मशीनों का उत्पाद यानी मशीनों का उपयोग विशेष परिस्थिति में ही किया जाए। मशीनें श्रम को बेरोजगार न कर सके। तो गांधी जी ने कहा कि 3 प्रकार के कार्य हैं। एक श्रम संभव, वो तो श्रम से होगा ही चाहे कुछ भी हो जाए। एक श्रम और मशीन दोनों कर सकती हैं, वो सारा कार्य श्रम से किया जाए, मशीनों का ना उपयोग किया जाए। और जो कार्य श्रम से संभव नहीं है, उसी में केवल मशीनों का उपयोग किया जाए। ये गांधी जी का सिद्धांत था। अब इन तीनों से हटकर एक चौथा सिद्धांत हम लोगों ने दिया है,
गांधी जी का मानना था कि मशीनों का कम उपयोग किया जाए, मार्क्स का कहना था कि मशीनों का अधिक उपयोग किया जाए और उसका लाभ लोगों में बांट दिया जाए, जो कभी बांटा नहीं गया। और पूंजीवाद का कहना था कि मशीनों का उपयोग किया जाए, पूंजीवादियों के पास बढ़ने दिया जाए, अपने आप नीचे चला जाएगा। हम लोगों ने चौथा मार्ग चुना कि नहीं, मशीनों का उपयोग तो होता रहे, लेकिन मशीनों में जो डीजल पेट्रोल खर्च होता है उत्पादन बढ़ाने में, उसको महंगा कर दिया जाए। अपने आप श्रम की मांग भी, श्रम और मशीनें मशीनें पूरा उत्पादन करें, क्या दिक्कत है हमको, भरपूर उत्पादन करें, हम निर्यात कर देंगे, लेकिन मशीनें लोगों को बेकार न कर सके, बल्कि सरप्लस उत्पादन हो। वर्तमान समय में मशीनें उत्पादन कर रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हम लोग कह रहा है कि लोग भी उत्पादन करें और मशीन भी उत्पादन करें, पशु भी उत्पादन करें, तो सरप्लस उत्पादन होने दीजिए, निर्यात बढ़ा दीजिए। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की कि कृत्रिम ऊर्जा के साथ प्राकृतिक ऊर्जा को भी कंपटीशन करने दीजिए दोनों को। ये हम लोगों ने ये थ्योरी दी है, ये अर्थव्यवस्था की थ्योरी है, लेकिन हम लोगों का सिद्धांत गांधी जी के साथ ही मिलता है कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति परिवारों तक दे दी जाए। गांधी जी ने कहा था गांवों को दी जाए और गांव में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका हो, सर्वसम्मति हो। अब ये सर्वसम्मति कभी होती नहीं है, होती नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको नीचे उतार करके परिवार तक ले आए कि परिवार को दे दीजिए सब, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति। ये हम लोगों का एक जो लोक स्वराज्य की थ्योरी है, इस संबंध में तो हम लोग थोड़ा सा गांधी के विचारों के निकट हैं, आर्थिक मामलों में भी और राजनीतिक मामलों में भी। अब एक जगह थोड़ा सा और फर्क आता है कि गांधी जी तकनीक के मामले में क्लियर नहीं थे, हम लोग क्लियर हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि तकनीक का भरपूर उपयोग होने दीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तकनीक अगर पूरा उपयोग करेंगे हम, उसका लाभ होगा, पूरे समाज को लाभ होगा। तो तकनीक का उत्पादन, मशीनों का उत्पादन, तकनीक में मशीन कम लगती है, मशीन तकनीक में कृत्रिम ऊर्जा भी कम खर्च होती है, जबकि मशीनों में अधिक खर्च होती है। तो तकनीक को बढ़ाया जाए। तकनीक को मनमोहन सिंह के टाइम में मनमोहन सिंह भी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस समय चूंकि सरकार में कम्युनिस्ट भी शामिल थे, मनमोहन सिंह पर बंधन था पूरा, वो तकनीक का ज्यादा उपयोग नहीं कर सके, योजना बनाते रह गए और अब उस तकनीक का उपयोग हो रहा है। एक बात गांधी जी ने और कही थी, और वो कही थी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये ट्रस्टीशिप की जो बात है अर्थनीति में, वो गांधी जी उस बात को क्लियर नहीं कर सके, जीवित रहते तो कर देते, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया उस समय। तो गांधी जी उसको क्लियर नहीं कर सके, ट्रस्टीशिप को विनोबा जी क्लियर नहीं कर सके, और ट्रस्टीशिप को जयप्रकाश जी ने भी क्लियर नहीं किया। क्या है ट्रस्टीशिप? ट्रस्टीशिप को क्लियर किया है हम लोगों के लोक स्वराज्य ने कि ट्रस्टीशिप क्या है। हम लोगों ने आकर के कहा है यह बात कि व्यक्तिगत संपत्ति को रोक दीजिए, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार किसी को नहीं होगा।
परिवार का हर सदस्य परिवार का ट्रस्टी होगा, कहीं उसका स्वामित्व तो नहीं होगा परिवार की संपत्ति में। परिवार की संपत्ति व्यक्ति की नहीं होगी, ज्वाइंट होगी। ये है ट्रस्टीशिप। मतलब परिवार में रहते हुए परिवार का सदस्य परिवार की संपत्ति का ट्रस्टी ही रहेगा, मालिक नहीं रहेगा। यही तो है। तो गांधी जी की इस बात को हम लोगों ने क्लियर किया है अब आकर के। ये मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा बताया हूँ। विषय बहुत लंबा है, थोड़ा जटिल भी है, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में आपको बताने की कोशिश किया हूँ। अब आप अगर आगे और चर्चा को आगे बढ़ाइए, कुछ पूछिएगा तो और क्लियर होगी, बातें नई नई आएंगी। बाबा, क्या लोक स्वराज को बिना सरकार की मान्यता दिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? हाँ, ठीक बात है। यह बात सही है कि सरकार की मान्यता जरूरी है, और यह बात भी सही है कि सरकार मान्यता कभी नहीं देगी। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें क्या हो सकता है। क्या हो सकता है अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो इसके मार्ग हैं दो। या तो जयप्रकाश सरीखे आप संसद में बहुमत लाकर संविधान में संशोधन कर दें, एक मार्ग है आपके पास। या दूसरा मार्ग है कि अन्ना हजारे सरीखा कोई एक देश भर में जन जागरण आ जाए, और जन जागरण हो जाए तो सरकार समझौता कर ले। या कोई तीसरा मार्ग खोजा जाए, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सरकार के बिना अनुमति के आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और सरकार कभी मर जाएगी लेकिन अनुमति देगी नहीं। बताइए पवन जय, अगर और इसमें कोई बात। हेलो बाबा, जैसे हाँ बताइए श्रीकांत जी, क्या कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को ट्रस्टिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ये चारों की पॉलिटिकल साइंस में इंटर से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि गांधी जी का ट्रस्टिज्म क्लियर नहीं है, क्योंकि अब सवर्ण का परिभाषा मैं अलग अलग बता देता हूँ। एक नौ आर्थिक परिभाषा है ये सब। ये है साम्यवाद। क्या है? आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति और क्षमता के अनुसार काम। मतलब मेरे को काम करने की क्षमता नहीं है, देखिए, ये लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, ये सब रद्दी परिभाषाएं हैं, कोई उपयोगी नहीं है ये। मैं बता देता हूँ, चारों को बता देता बता हूँ। देते हैं एक तो एक जो लाइन का पहले है। सुने हुए हैं ये हैं सब लोग। आपको ये ऐसी परिभाषा बताइए हम्म। जो वास्तविक परिभाषा हो। मैं वास्तविक ही बता रहा हूँ। हाँ एक बताइए। एक लाइन का सब चारों है, कोनो लंबा चौड़ा भी नहीं है। सुनने ठीक है, का मन है तो बोलूंगा, नहीं तो हाँ नहीं चलिए बोलूंगा। बताइए। तो आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति, क्षमता के अनुसार काम, ये है कम्युनिज्म। मेरे को काम करने की क्षमता नहीं है, लेकिन मेरे को समझिए चाउर का खीर चाहिए। ये कम्युनिज्म है। कोऑपरेटिव चला लुई फीसर है इसके लिए। ये रूस की पुनर्यात्रा किया है, उस पर बहुत बड़ा रिपोर्ट बनाया है। ठीक है। दूसरा है सोशलिज्म। सोशलिज्म को बीच का डगमगला कहते हैं। वो कहता है कि कमाएगा सो खाएगा। आप करोगे 8 आने का काम तो आपको 8 आना मिलेगा। ट्रस्टिज्म कहता है कि पैसा कुछ लोग कमाएगा, कैपिटल कुछ लोग बनाएगा, और कैपिटल से टैक्स देगा, तो उस टैक्स से सरकार वेलफेयर करेगी। इट इज ट्रस्टिज्म। और कैपिटलिज्म है, वो कहता है कि मैं लोक कल्याण कर रहा हूँ रुपये के बल पर।
पूंजी मैं बनाता हूँ, पूंजी से पूंजी बनता है, और जो कार्मिक है वो उसमें अपना श्रम का योगदान करता है, बदले में उसको अच्छा समय तनख्वाह देता हूँ। ये कैपिटलिज्म है। ये चारों परिभाषा इंटर से ही पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा। अच्छा, और ये इसमें कोई बताइए ऐसा कि नहीं है कि लोक स्वराज्य की क्या परिभाषा बताया है किताब में? लोक स्वराज तो मतलब होता है, स्वराज तो भारत में है ही है। अच्छा। अब आप लोक स्वराज के बदले में ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, और हाँ। स्वराज के बारे में, भारत में स्वराज मतलब है अपना राज। तो भारत में तो स्वराज आइएगा है यहाँ पे, जैसे जिस तरह नगर पालिका में है, जिस तरह में, जिस तरह असेंबली में है, जिस तरह पार्लियामेंट में है, उसी तरह का एक सभा हो गांव में भी, तो उसको ग्राम स्वराज उसको कहा गया, ये लोहिया के अनुसार। और किसी ने तो कुछ बोला ही नहीं। जयप्रकाश जी को आप लोग ले रहे हैं ना, जयप्रकाश जी तो भाग गए थे पोलिटिक्स वोल्टिक्स छोड़ करके बीरवा। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं इन लोगों पर बहुत काम किया हूँ, बिहार सरकार ने काम कराया है, मैं कोई ऐसे नहीं किया हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये और बताइए कुछ। बाबा, हाँ, बताइए। लोक स्वराज की जो अवधारणा में जो एक आपने एक चीज बताया था कि गांव में मुखिया हो और मुखिया स्वतंत्र हो निर्णय के लिए, वो सारी चीजें तो सरकार होने नहीं देगी। लेकिन आपका जो ग्राम देवता है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ सम्मान सम्मान है, उसको तो लोग चुन ही सकते हैं बिना सरकार के अनुमति के। तो मैं आपको बताऊं कि जो ग्राम देवता मैं कह रहा हूँ, इसको हम लोगों ने परिवार देवता भी बनाया है। हमारे परिवार में भी है परिवार देवता। हाँ, ठीक बात है, होना ही चाहिए। हमारे परिवार में, हमारा जो परिवार है, उस परिवार में 8 परिवार हैं शामिल। 8 8 छोटे छोटे परिवार हैं, और सब 5 5 7 7 10 10 लोगों के हैं। सब मिला करके 52 53 लोग हैं हम लोग, पूरा संयुक्त परिवार में। इन 53 लोगों में जो 7 8 परिवार हैं, तो सबका एक ग्राम देवता है। वो मेरा तीसरे नंबर का जो छोटा भाई है, सबसे ज्यादा सम्मान उसी का है। ये ठीक है ना, आप ये तो हम लोग चंद्रशेखर धीरे आजाद की धीरे, तरह। देखिए भाई, ये बहुत कठिन कार्य है, कहीं और तो कहीं इस तरह का हो नहीं पा रहा है। फिर भी इस बात को जिंदा रखा जाए, समझा समझा करके लोगों को, तो अच्छी बात। आपने तो चंद्रशेखर आजाद की तरह कह दिया ना कि हाँ मैं आजाद हूँ, मुझे आजादी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने अपना कह ग्राम तो देवता दिया चुन हो, लिया है। लेकिन कब तक? 2 साल 4 साल और बाकी, तो फिर आप ही लोग ने कहिएगा। हाँ, तो ज्योति तो आपने जला ही दिया है। अब बस उतना ही। और अब जो बताइए कोई। चाहेंगे कि लोग देखिए, स्वराज रहे, मनोज वो अपना ग्राम प्रधान जी देवता हैं, चुने। मनोज प्रधान जी जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। अगर कोई बात पूछना होगा तो बताइएगा। और किसी को, ब्रजेश जी, कोई बात पूछना हो, मोहन बाबू को कोई बात, ज्ञानेंद्र जी तो होंगे नहीं। बाबूजी, हाँ, मुझे लग गारंटी नहीं है बाबूजी। हाँ, बताइए। मुझे लगता है कि हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ स्वराज्य नहीं लेना चाहिए कि भारत में स्वराज्य आ गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्वराज्य नहीं है। स्वराज्य जो है वह सामाजिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, गांवों की स्वतंत्रता है, उनको संवैधानिक अधिकार देने की बात है। जब तक हम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तब तक हम लोग स्वराज्य की बात नहीं कर सकते कि भारत में स्वराज्य आ गया है। ये कह सकते हैं कि
जो पहले अंग्रेजों का शासन था वो सत्ता हस्तांतरित होकर के अब संसद के पास आ गई है। हाँ, उसको इसी तरह कहते हैं हम लोग कि पहले हमारे हाथों में विदेशी लोहे की हथकड़ी थी, अब हमारे हाथों में स्वदेशी लोहे की हथकड़ी है। बस, है तो हथकड़ी, लेकिन लोहा विदेशी की जगह स्वदेशी हो गया। इस तरह से हम लोग उसको व्यक्त करते हैं बस। यदि और कोई बात अब कोई बात ना हो तो समाप्त कराएंगे। ये बाबू जी अब बताइए समाप्त कर देना चाहिए। विपिन जी, बस जी बाबू जी। ये बताइए कि कब निकलने वाले हैं नरेंद्र जी, सुबह की रात को? बाबू जी सुबह निकलेंगे करीब 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब। 5 बजे? जी अच्छा, राकेश जी भी जा रहे हैं? जी जी, राकेश जी भी चल रहे अच्छा, तो राकेश जी, नरेंद्र जी और आप, हैं। जी बाबू जी। ठीक है। रामवीर जी जा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, रामवीर जी तो साथ नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं ना, जी। ठीक है। बाबा मेरा बस एक सवाल था आपसे। हाँ, वो आप सवाल करिए, अब बहुत देर से वो चुप ये है कि क्या सिद्धांत के स्तर पे व्यक्ति अलग अलग हो सकता है? जैसे सिद्धांत। कोई कहता है लोहिया का समाजवाद, कोई कहता है गांधी का समाजवाद, कोई कहते हैं नेहरू का समाजवाद। तो क्या हर व्यक्ति का अलग अलग समाजवाद होता है या समाजवाद अपने आप में एक पूर्ण शब्द है? वो तो देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये समझने वाले पर निर्भर करेगा। कोई व्यक्ति लोहिया के समाजवाद को समाजवादी मान लेगा तब भी आप रोक नहीं सकते उसको। अब अगर कोई नेहरू को ही समाजवादी मान ले तो आप क्या करिएगा भाई? आज आप ये सोचिए। तो समाजवाद का ही चलेगा, नहीं तो अब इसी में से मानने को कोई कुछ मान ये ले। ये 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 तौलना हमारा काम है, हम लोगों का। हम लोग बैठ करके तौलें कि कौन किसका समाजवाद सही है। अच्छा, लेकिन मतलब आप व्यक्ति रोक तय तो नहीं करेगा सकते। कि हाँ समाजवाद किनके करीब है। हाँ, वो ऐसे ही है सब। ठीक है। राकेश जी, भाई, चाइना भी अपने को सोशलिस्टिक ही कहता है। सबके अपने अपने राम हैं बाबा। क्या? सबके अपने अपने राम हैं। हाँ, वही बात है कि सब अपने अपने हिसाब से। असल में सोशलिज्म जो है कोनो ईट भट्टा का ईट। अच्छा, चलिए एक प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। जो जहां से समाजवाद निकाला, मार्क्सिज्म और इंडियनिज्म, दोनों जगह से समाजवाद निकला। चलिए तो ठीक। दो भाग तो एकदम स्पष्ट दिखाई देते। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर बताइए अब, विषय से हट करके। अभी जो कुंभ हुआ है इलाहाबाद में या प्रयाग में, मान लीजिए, इस कुंभ के आधार पर क्या यह माना जाए कि अब भारत में बहुत तेजी से लोगों के अंदर धार्मिक भावना बहुत अधिक बढ़ रही है, या इसका क्या अर्थ निकाला जाए? ये इतना अधिक अप्रत्याशित उछाल, क्या इसका कारण? या तो कारण है कि धार्मिक भावना भावना बढ़ रही है, या लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है खर्च करने की, अथवा कोई और कारण है। क्या कारण सोचते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए, 60 करोड़ लोगों का पहुंचना, मान लीजिए उसमें कुछ झूठ होगा,
घटा बढ़ा करके 40 करोड़ 50 करोड़ जो अंदाज कर लीजिए, लेकिन है तो अब भी भाई। आज मेरा लड़का भी आया है वहां से अभी, वो भी बता रहा है कि है अथाह भीड़ है अभी भी। आज समापन है उसका। आप लोगों को क्या लगता है ये? इसमें तो बटेंगे तो काटेंगे, बड़ा प्रमुखता से इन नारा चला पूरे देश में। अच्छा, बटेंगे तो काटेंगे, ठीक है। ये गोल बंद किया पूरे हिंदुस्तान को। और लोग बताइए कोई इस विषय में। हिंदुस्तान बाबा महाजन एन गता सपंथा के सिद्धांत पे चलता है। हाँ, ठीक। बड़े लोग जो करते हैं, छोटे लोग कुछ बिना समझे भी उसका अनुकरण करने लगते। और समय अनुकूल है, आर्थिक स्वतंत्रता भी है उतने भर की जितने की खर्च में महाकुंभ हो जाए। और सब कुछ पहुंच में हो गया है, सोशल मीडिया हो गई है, सरकार अपने अनुकूल है, व्यवस्थाएं अपने अनुकूल हैं। तो ऐसा नहीं है कि धार्मिकता बढ़ी है लोगों के, ऑलरेडी उतने धार्मिक लोग हैं। लेकिन अब इसी में कोई मुसलमान प्रबंधन करता, कोई जो है मतलब घाव पे नमक छिड़कने वाली जैसी बात होती, तो थोड़ा लोग कम जाते। तो इस तरह से है। बाकी जो है, मन तो होता ही है, कौन इंसान ये नहीं चाहेगा कि हाँ महाकुंभ में स्नान कर लिया जाए। ठीक है। लेकिन ये है कि सब कुछ अनुकूल है इसलिए भीड़ ज्यादा है। सरकार सच्चे मन से अच्छे से व्यवस्था कर रही है, सरकार लोगों की अपनी है, लोग खुश हैं। और किसी को कोई बात इस विषय में बतानी हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त कराएंगे। बाबूजी, मुझे लगता है कि भावनात्मक स्तर पर तो कह सकते हैं कि लोगों के अंदर धार्मिक भावना प्रबल हो रही है, किंतु धार्मिकता प्रबल नहीं हो रही है। धार्मिकता हर साल कमजोर होती जा रही है। हर साल मंदिरों की संख्या बढ़ रही है और वहां भीड़ बढ़ रही है, और लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति और कम हो रही है, नैतिक पतन होते जा रहा है। लोगों ने एंटरटेनमेंट का साधन भी बना लिया है, मतलब एक तरह से वो गुण प्रधान धर्म न रह करके वो पहचान प्रधान धर्म हो गया है। और लोगों ने इतनी भीड़ शायद इस कारण से भी हुई है कि ये कहकर प्रचारित कर दिया गया कि 144 वर्ष के बाद लगा है ऐसा संयोग, फिर दोबारा नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोगों को तो ये लगा कि ये जन्म निकल जाएगा, इसके बाद दोबारा मिलेगा ही नहीं। तो इस जो है आधार पर भी जो है वो काफी भीड़ इकट्ठा हुई है। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अब मेरे परिवार में उस तरह का नहीं है अंध धार्मिक भावना, लेकिन मैं और मेरी पत्नी दो ही लोग बच गए। बाकी पूरे परिवार के लोग एक एक करके, कोई महीने भर के अंदर सब हो आए। तो कुछ क्या है भाई, मैं तो कुछ खुद नहीं समझ पाया। तो मैं भी नहीं जा पाया बाबा। हाँ, तो ठीक है। मैं वैसे बनारस तक तो गया था मैं, वो भी गया था काम से ही। आचार्य जी से मिलना था, कुछ दवाई लेनी थी, तो उस हिसाब से बनारस से लौट आया फिर मैं। बाबूजी, हाँ, भीड़ का बढ़ना, तिलक लगाना, चोटी रखना, जनेऊ पहनना, यह सब धार्मिकता बढ़ने के चिन्ह नहीं है। धार्मिक प्रवृत्ति तो लोगों में घट रही है। ये धार्मिक भावना बढ़ रही है। जी, धार्मिकता घट रही और है। धर्म का ज्ञान घट रहा है। चलिए, ये तो खैर विषय अलग हो जाएगा। तो ये मैं आपको, लेकिन एक बात ये बता दूं मैं कि
इलाहाबाद के जो लोग हैं, आम लोग, बहुत खुश हैं। इतनी अच्छी कमाई हुई है उन लोगों की कि साल भर बैठ के खाएंगे। अभी जो मेरा लड़का गया था, आज आया है लौट करके, आज बता रहा था कि बापू 15 किलोमीटर हम लोग को पैदल चलना पड़ता, तो मोटरसाइकिल वाला, 3 व्हीलर वाला मिला, 15 किलोमीटर का 500 रुपया लिया और हम लोग को बड़े आराम से पहुंचा दिया। वास्तव में 15 किलोमीटर का होता तो 50 रुपया है, 50-60 रुपया, 100 रुपया मान लीजिए, लेकिन 500 रुपया में बहुत आराम से पहुंचाया। बहुत खुश था, वो भी खुश था, हम भी खुश थे। कह रहा था कि अगर 1000 रुपया भी लेता तब भी हम लोग दे देते भाई, लेकिन वो तो 500 में पहुंचा दिया। इस तरह वहां होटल वाले भी खूब बढ़िया कमाए हैं। तो वहां के लोग कमाई से खुश हैं और जाने वाले खर्चा करके खुश हैं। अगर खर्चा नहीं होता, थोड़ा कष्ट नहीं होता, तो खुश भी नहीं होते। बाबा राय साहब का जो सवाल है उसमें हाँ, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ी सी एक बात बताऊंगा। राय साहब, बता दीजिए। एक जो है साधु लाल वस्त्र पहने घूम रहे थे, तो एक लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इनको पैसा देना उचित है? इनमें मक्कारों की भी संख्या होती है। तो एक चर्चा उठी कि हमारे यहाँ 3 चीजों से साधुता आती है: मन, वाणी, कर्म से। अगर तीनों में से किसी भी एक चीज में प्रभाव आ गया है तो आप सर्वोच्च शिखर को नहीं छू रहे हैं, लेकिन उस पथ के अनुगामी हो गए हैं। तो आप 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, जो कुछ भी आप अपने अनुकूलता से देना चाहते हैं, उसके लिए इतना हिसाब मत लीजिए कि वो क्या करेगा उस पैसे का। आप अपनी दान की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं, देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो मत दीजिए। लेकिन उनके लाल कपड़े पे सवाल मत उठाइए कि वो मक्कार हैं। वो कम से कम साधु बने तो हैं, उसी में से कुछ लोग सही साधु भी होते हैं। तो जो लोग चंदन लगा रहे हैं, मंदिरों में आ जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो सिर्फ घूमने गए हों, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी उसमें आ सकते हैं कि जो घूमने गया वो वास्तव में साधु हो जाए। मंदिरों के प्रभाव में आके उसका मन कभी भी बदल सकता है। व्यक्ति का वृत्ति ही तो है, कब बदल जाए क्या भरोसा। नहीं, धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ना लाल वस्त्र धारण करेंगे, ना मंदिर जाएंगे, और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हाँ, हो ही जाता है, बिल्कुल भाई। मन, वाणी, कर्म तीनों से है ना। ठीक है, और कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त कराएंगे। चलिए, आप कौन समाप्त करेगा बताइए भैया। ठीक है बाबूजी, समाप्त करवाते हैं। ठीक है, चर्चा को समाप्त करते हैं। सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।